रिलायंस में तब करिए जब निफ्टी 22,000 पहुंच जाए, 400-500 पॉइंट निफ्टी को और जाना है, उस समय रिलायंस में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो 2-4 दिन रुकिए, आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा रिलायंस के अंदर आप वेट करके चल सकते हैं। अथर्व बैनर्जी का सवाल है, कह रहे हैं कि टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एथा एनर्जी, इन तीनों में कहाँ पर बाय करना चाहिए, या फिर करे भी या ना करे अभी? आपको काफ़ी सर्दी लगी है ना? काफ़ी अ, अच्छा सा कोल्ड हो गया है। कोई बात नहीं। फिर एनर्जी एंड टाटा पावर भी बोला था ना इन्होंने? जी। ओके। तो देखिए, रिलायंस तो तब बाय करो जब निफ्टी 22,000 पहुंच जाए। तो मतलब ठीक है, वो उतना खराब स्टॉक नहीं है ये, लेकिन इन्वेस्ट है, ट्रेडिंग नहीं है। मैं वही समझा रही हूँ आप लोगों को। टाटा पावर 360 के आसपास। एथर एनर्जी, एथर एनर्जी में एक बार रिस्क लेना चाहिए फिर से। एथर एनर्जी 750 पर चल रहा है। मेरे ख्याल से 670 का एसएल मेंटेन करके 800 1000 के टारगेट में एथर एनर्जी में एंट्री बनाई जा सकती है। एक मिनट, मुझे याद ये आ रहा है कि एथर एनर्जी हमने मेंबर्स को दिया है। एक सेकेंड। यस, और ये है 31 दिसंबर को 750 के भाव पर 31 दिसंबर को रिकमेंडेशन गई हुई है। तो यस, और टारगेट क्या है यहाँ पर? 830 है। अभी आया नहीं है। तो उर्वशी जी हमारी एक्टिव रिकमेंडेशन वाली लिस्ट में है ये। तो बाकी मोस्ट मतलब रीसेंट मंथ्स में इसमें एक्टिविटी हुई है। तो बाकी अभी फिलहाल के लिए जो व्यू है, सेम व्यू है कि इसमें अगर अटेम्प्ट बनता है 670 के एसएल के साथ 750 पर बाय। चलिए ठीक है, तो आपके लिए सलाह दी गई है अथर्व जी, आप इसे देख करके चल सकते हैं। समर्थ भानुशाली का एक सवाल आ रहा है, मैम जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस हमें स्पाइक होते हुए नजर आए हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ऑयल स्टॉक्स में हमें फिलहाल बाय करना चाहिए या फिर वेट करें बाय करने के लिए? देखो, क्रूड क्रूड में आ रहा है ना, स्टॉक क्यों करने हैं? जी। तो कमोडिटी को ट्रेड अलग से करो, क्लब मत करो। लोग ऐसे भी करे, सोने चांदी में गिरावट, स्टॉक ऐसे नहीं। अगर पर्टिकुलर चीज का बेनिफिट लेना है तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, पर्टिकुलर कमोडिटी को ही ट्रेड करो। बाकी इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स है उसके अलग फैक्टर्स होते हैं जो जिसकी वजह से वो गिरते हैं या चढ़ते हैं। राइट, तो ये क्लैरिटी रखिए। बाकी अगर आप क्रूड रिफाइनरी वाली कंपनीज की बात करें, फिर जो मेन स्टॉक्स है, तो एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स अगर आपको डिस्काउंट में मिले, खरीदारी की बाद में कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में रिफाइनरी वगैरह की जो कंपनीज हैं ये दो चार ही हैं। रिलायंस है, एमआरपीएल है, एंड जो इंडियन अपस्ट्रीम है वो ओएनजीसी है। तो डिस्काउंट मिले तो खरीदना, बट फिलहाल इनमें से कोई भी कंपनी खरीदने लायक फिलहाल के प्राइस पर नहीं है। लाइक हफ्ता भर तो रुक जाइए, अच्छे भाव मिल जाएंगे, तब खरीदारी कर सकते हैं। चाहे वो एमआरपीएल हो, ओएनजीसी हो या चेन्नई पेट्रो हो, ये तीन ऐसी कंपनीज है जिसमें खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 5-6 दिन और ट्रेड हो जाने दीजिए और देखिए कि किस तरह की मूवमेंट बन रही है। तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा कि खरीदना है इस प्राइस पर अब या नहीं, क्योंकि और गिरावट कंटिन्यू होने वाली है इन स्टॉक्स में। चलिए ठीक है। जेई एस्पिरेंट ये सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी के कौन से शेयर लेना चाहिए मैम 5 से 7 साल के लिए, या कुछ और देखे अडानी के अलावा? ऐसा नहीं है, 5-6 साल के लिए अडानी के स्टॉक ठीक ही है। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए तो इट्स लाइक अ गुड घोड़ा, गुड बेट, गुड पैसा लगाया जा सकता है अडानी के ऊपर, ऐसे ही बोल सकते हैं बस। तो फिलहाल लेकिन खरीदना क्या चाहिए, यू गॉट टू बी स्पेसिफिकली वेरी चूजी विद योर एंट्रीज। जैसे मैं स्टॉक के नाम बताऊंगी, एंट्री नहीं बता रही, क्योंकि आज के डेट में खरीदने लायक नहीं लगते हैं कुछ स्टॉक उसमें से। सो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट द प्राइस, जस्ट नेमिंग सम ऑफ द स्टॉक। तो अडानी पोर्ट्स उसमें से एक है, एटीजीएल उसमें से एक है, अडानी ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन उसमें से एक है। तो और अडानी पावर, ये 4-5 स्टॉक तो ऐसे हैं ही जिसमें अडानी लिखा हुआ भी है और वो कंपनी चल सकती है। बाकी फ्यूचर में अगर इस अडानी की कोई एविएशन वाली कंपनी का अलग से मर्जर या डिमर्ज होकर के जब लिस्ट हो जाए, उसको भी थोड़ा क्लोजली वॉच करना। अभी तो अडानी एविएशन के एक ही इसमें आ रहा है, अलग से नहीं लिस्ट हुआ है वो, तो आप उसको भी देख लेना है फ्यूचर में, 2-3 साल के अंदर अगर आ जाता है तो। चलिए ठीक है, एक और सवाल आया है। बैंकिंग के काफी स्टॉक्स हैं ये पोर्टफोलियो में, यूनियन बैंक, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक। कह रहे हैं सेंट्रल बैंक में 17% का लॉस हो रहा है और सब में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इनको लॉस झेलने को मिल रहा है, तो एवरेज करें या फिर निकल जाए? सेंट्रल बैंक में स्टॉप लॉस कितना था? इन्होंने मैम अपनी बाइक प्राइस तो नहीं लिखी है, कह रहे हैं 17% का इनको लॉस हो चुका है, तो
आपकी क्या 7 सलाह रहेगी निकलने की? 7 और 17 17 17 मैं कैलकुलेट कर लूंगी ना। 39 रुपीज के आसपास इन्होंने बाइंग ली है। अब अगर आपने 39 रुपीज के आसपास लिया तो प्राइस रेज देयर वाज अ स्टॉप लॉस ऑलरेडी वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है उस पैटर्न पे। 36 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके निकल जाना चाहिए था 35 रुपए का। एनीवेज अगर आप इन्वेस्टर वाला भी स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, यू शुड टेक एन एक्सेप्ट। और रही बात रुकने की, तो रुकना सिर्फ तब जब होल्ड करना है लिटरली 2-3 साल। यहाँ पर रिकवरी आने में मार्केट में टाइम लगेगा, आप उस चीज को समझिए। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने बोल दिया है कि हमें इस सिचुएशन को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हमने कोविड को हैंडल किया था। समझ रहे हैं आप ये बात? तो सिचुएशन को समझो और थोड़ा सा समझदार बनो। बाकी ऐसा नहीं है स्टॉक्स में क्वालिटी नहीं है, क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन समय लगेगा, रिकवरी को टाइम लगेगा। तो ऐड करने की जरूरत तो नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा दिन होल्ड करना चाहे 6 महीना कम से कम, तो थोड़ा बहुत आपको एग्जिट जरूर मिल जाएगा, उतना मैं कह सकती हूँ। बाकी 2 साल के अंदर तो मार्केट में रिकवरी आ ही जानी है, कहाँ जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं। एचसीएल की पुट को लेकर के जानना चाह रहे हैं। हाँ अच्छा, एचएल की कौन सी पुट है? 4000 कितना जो भी है। एचएल वीक है, मैं स्पॉट चार्ट पर भाव आपको बता देती हूँ। एचएल इज लाइकली टू टच 3500 इन दिस मंथ मोस्ट लाइकली। एंड उसके बाद भी अप्रैल तक का अगर आपकी मार्च की सीरीज है तो आप 3500 को चेस कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट पर 3800 का फॉलो कर लीजिएगा। अभी चल रहा है 3630। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है अब पोलिंग रिजल्ट देख लेते हैं। सवाल था कि ट्रम्प के बयान के बाद बाजार में आई गिरावट के बाद आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? बाय ऑन डिप, प्रॉफिट बुकिंग, होल्ड फॉर नाउ या फिर वेट एंड वॉच? 46% वोटिंग जो है वो बाय ऑन डिप की तरफ है, 24% वोटिंग वेट एंड वॉच की तरफ है, 16% होल्ड फॉर नाउ की तरफ देखने को मिल रही है हमें वोटिंग, और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ 14% वोटिंग लोगों ने की है। आपके अकॉर्डिंग मैम यहाँ पर आपका वोट किस तरफ जाएगा? प्रॉफिट है तो बुक करो, पैसा है तो थोड़ी देर रुको। बाय एंड डिप जब तक निफ्टी आपका 22,000 नहीं पहुंच जाता तब तक मत करिए। तो चलिए इट्स लाइक कि मतलब इट डिपेंड्स, ऐसा एब्सोल्यूट इसका आंसर नहीं है प्लीज, क्योंकि ये सवाल वैसा है कि हर किसी को अपने जो पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड कि जिन्होंने जिस तरह से जवाब दिया है इसमें जिस तरह वोटिंग रिजल्ट आए हैं वो दिखाता है कि लोगों के पोर्टफोलियो फिलहाल कैश पोजीशन कैसी है, पोर्टफोलियो कैसा है, वो दिखाता है उस चीज को। तो 22,000 तो निफ्टी आ रहा है, आप कर सकते हैं जी। यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया जाते जाते, उस पे जरूर आपका टेक मैं लेना चाहूंगी मैम। जेई एस्पिरेंट जिनकी आईडी थी उन्होंने एक सवाल भी पूछा था, तो कह रहे हैं कि मैम स्टूडेंट के हिसाब से बताइए कौन सा शेयर लेना सही होगा? एनर्जी में देखे, ऑयल में देखे, बैंक में जाए, गोल्ड सिल्वर ETF ले, या कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की अगर स्टूडेंट है तो? ठीक है, आप स्टूडेंट है ना तो आप ETF के थ्रू जाओ, ज्यादा सेफ है, ताकि आप पढ़ाई पर फोकस कर सकें। जो चर्निंग है, स्टॉक्स चर्निंग, वो मैनेजर जो फंड मैनेजर जो भी होगा आपका वो करता रहे। ETFs में जो ऑटोमेटिकली ETFs में जो चर्निंग होती है वहां से हो जाएगी। सो फॉर यू लर्न द मार्केट बट लेट द फंड मैनेजर हैंडल इट फॉर यू। तो ऐसा आप कर सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है वो आपका एग्जाम को क्लियर करना होना चाहिए एज ऑफ नाउ। और मार्केट में मैं आपको बता देती हूँ, रियल एक्सपीरियंस है ये। मार्केट में व्हेन यू गेट इनटू द मार्केट यू आर नॉट एबल टू डू एनी अदर थिंग एंड इट्स वेरी ट्रू। तो मैम स्टार्टिंग का कैपिटल भी आप बता दीजिए कि कितने कैपिटल से जो है वो शुरू करें, क्योंकि ये आई थिंक जब मैं भी स्टूडेंट थी या मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे थी तो सबके मन में यही आता है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है तो आप बिल्कुल मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, जब जागो तब सवेरा, और जितना है उससे ही अपने घर बनाने की कोशिश करो, सिंपल। और रही बात कि कितने कैपिटल, आप ETF वगैरह अगर आप 15-20 हज़ार से भी शुरू करना चाहें कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, ट्रेड नहीं कर रहे हम लोग। बिजनेस में यहाँ बिजनेस करना है तो कम से कम 10 लाख लेके आना चाहिए, ट्रेडिंग का बिजनेस करना है तो। बाकी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो 10,000, 15,000, 50,000 से भी आराम से कर सकते हैं। और रही बात फिर अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, ये बेयर मिनिमम है। अगर आप ETF में जा रहे हैं तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट के लिए,
जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ETF में भी ऐसा कभी मत होने दीजिए कि सारा पैसा एक या दो तरह के ही सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही जैसे नेचर के ETF में लगा दिया है। मेक श्योर करिए कि आपके ETF में अलग अलग तरह के या तो फंड ही वैसा हो कि वो डाइवर्सिफाइड ETF हो या फिर आप अलग अलग सेक्टर्स के फंड ETF को चूज कर रहे हैं, ये जरूर करिएगा। सारा एक ही चीज में मत लगाना, ओवर रिस्क नहीं लेते कभी भी। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच विजय मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। मोस्ट वेलकम उर्वशी जी।